नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि मैं दोबारा कॉल्स लेनी शुरू करूँ, अभी मैं ब्रेक में बैठा देख रहा था एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो मिस हो गई मेरे से, जो मैंने पहले नहीं बताई आपको, जो मुझे बता देना चाहिए था। मेंटेनेंस फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। सो मेंटेनेंस फ़ंड्स का जो इस वक्त अमाउंट है, आई थिंक 900 या 1000 है, उससे उसको बढ़ा रहे हैं और वो इफेक्ट आ रहा है फ्रॉम द 1st ऑफ जुलाई। मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं किया कि उसको कितना कर रहे हैं, लेकिन 1st ऑफ जुलाई से वो आ रहा है। सो अगर अभी हम मार्च में हैं, मार्च 17 से मार्च अप्रैल 17, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने आपके पास अभी बाकी हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने कोई पॉइंट्स बेस्ड एप्लीकेशन करनी है अगले 3 महीने के बाद, तो अभी से आपको वो हायर अमाउंट ऑफ फंड्स अपने अकाउंट के अंदर रख लेना चाहिए। बिकॉज अगर 3 महीने की आपकी रिक्वायरमेंट है, सो जब आपने अप्लाई करना होगा 1 जुलाई के बाद, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हायर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट दिखानी होगी। इसलिए उसके ऊपर नज़र रखिएगा कि ये ना हो कि आपने अभी तक उसको अभी के लेवल से मेंटेन किया हो और 1 जुलाई के बाद जब एप्लीकेशन करने का टाइम आए तो आप कहें ओहो, हमने तो सही अमाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पता हो। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। जी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, पहले तो आप जो प्रोग्राम दे रहे हैं बहुत ही अच्छा दे रहे हैं सर, बहुत नॉलेज मिल रही है प्रोग्राम से। थैंक यू। और सर मेरा सवाल ये है कि मैं इधर स्टूडेंट हूँ और सर मेरा 2013 में कॉलेज बुक हो गया था सर, और जून में, और उसके बाद लकड़ी वो वापस लिस्ट में आ गया था सर। अब उस समय कई मेरे दोस्तों को लेटर आ चुके थे और मेरे को कोई लेटर नहीं आया था। रहनी भी वो टाइम पे आ गया था, तो फिर मैंने इतनी बरी भी नहीं की और वो उन्होंने कॉलेज वालों ने भी लेटर दे दिया था, वो बैक टू लिस्ट में आ गया था यूके बीए की। तो उसके बाद सर वो दिसंबर में फिर लिस्ट से चला गया और अनफॉर्चुनेटली इस फरवरी में 2014 में वो फिर बुक हो चुका जी। ओके। हाँ जी सर, उसके बाद अभी 3 फरवरी को बुक हुआ, तो 4 फरवरी को एक मेरे दोस्त को लेटर आया कि भाई तुम्हारा कॉलेज जून में बुक हो गया था और तुमने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, तो हम तेरा वीजा कर्टेल कर रहे हैं और 60 डे के अंदर अंदर अपना नया कॉलेज ढूंढ के नया वीजा अप्लाई कर दे। ठीक है। और हाँ जी, ऐसे ही एक दूसरे दोस्त को आज उसको लंदन पुलिस ने रोका और उसको भी यही बोला गया कि तुम्हारा कॉलेज तो जून में चला गया था। अच्छा। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या करना चाहिए सर। हम तो भी बैठे हैं कि कोई 60 डे का लेटर आएगा, क्योंकि फरवरी में हमें बताया गया कि रिवोक हुआ है फिर से। क्या मैं सोच रहा हूँ कि सर क्या हमारा वीजा भी उनकी तरह कर्टेल कर दिया गया होगा जून के हिसाब से, या क्या हो रहा है जी, ये समझ में बाहर है, क्योंकि लिस्ट में आ चुका था फिर दिसंबर। चलो मैं बताता हूँ। इस तरह की सिचुएशन में एक चीज़ याद रखो आप, अगर आपने ये इंतज़ार ही करना है, होम ऑफिस का इंतज़ार करते जाओगे, हो सकता है 4 महीने गुजर जाए, 6 महीने गुजर जाए। उतना टाइम आप क्या कर रहे हो? अब होम ऑफिस की पोजीशन क्या है? वो ये नहीं कहते कि जी हम बड़े अच्छे हैं, हम बहुत एफिशिएंट हैं कि हम हर चीज़ को हर टाइम पे कर देते हैं। ऑब्वियसली नहीं किया जा रहा उनकी तरफ से, उनको भी पता है इस चीज़ का। बेहतर ये है कि आप खुद उनसे रब्ता कर लो, आप खुद होम ऑफिस को लिखो कि जी मैं ये स्टूडेंट हूँ, इस कॉलेज में था, कॉलेज फलानी डेट को रिवोक हो गया है, मुझे बताओ कि अब आगे क्या हो रहा है, मुझे नया लेटर भेजो 60 डेज़ वाला, ताकि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और कॉलेज में जाकर उनको दिखाऊं और उनसे कहूँ कि जी देखो ये मेरे पास 60 डेज़ का टाइम है, अब मुझे आप नया कैश लेटर इशू करो ताकि मैं नई एप्लीकेशन कर सकूँ। अगर वो आप नहीं करोगे और आप इंतजार करते रहते हो सकता है होम ऑफिस काफ़ी टाइम लगा दे उसके अंदर, और जब भी टाइम लगा के उसके बाद जब भी कुछ करते हो फिर आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि जी आप इतनी देर खामोशी से बैठे रहे हो, आपने जान के नहीं हमें बताया। हालांकि गलती उनकी भी बनती है उसके अंदर, लेकिन बेहतर है कि अगर आप खुद एक चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, उस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हो, तो बेहतर है खुद उनसे रब्ता कर लो, खुद उनको लिखो और उनको बताओ कि जी ये मेरा कॉलेज रिवोक हो गया, अब मुझे 60 डेज़ का लेटर इशू किया जाए। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि होम ऑफिस को आप अपनी एक सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट मंगवा सकते हो। ठीक है, 10 पाउंड का उसका चेक लगता है, किसी वकील के थ्रू भेजोगे तो वो अपनी फीस भी चार्ज करेंगे, इसमें खुद करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो। आप उनको अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट मंगवाते हो जिसके अंदर आपकी तमाम फाइल आ जाती है जो होम ऑफिस के सामने मौजूद है। सो अगर कोई कर्टेलमेंट लेटर बना भी हुआ, कोई उन्होंने इशू नहीं किया आपको, या इशू किया गलत एड्रेस पे भेज दिया, कुछ भी हुआ, आपको सब कुछ वहाँ से पता चल जाएगा। सो बजाय इससे कि खामोशी से हाथ पे हाथ रख के बैठो और इंतजार करो, मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई नया स्टेप लो, कोई अगला स्टेप लो और फाइंड आउट कि क्या हो रहा है, बजाय ऐसे कि आप इंतजार में बैठे रहो और फिर देखी जाएगी जी, जब भी पता चलेगा तब देखेंगे क्या करना है। सो मेरे नज़दीक, मेरा मशवरा मानो तो मैं तो कहूँगा होम ऑफिस से रब्ता करो और पता करो कि क्या हो रहा है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन भाजी मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है। 3 बताइए। सॉरी, तो पहला क्वेश्चन ये है, लेकिन मैं जैसे संडे नई गाड़ी लेकर आ रहा था, क्या कर रहे थे? मैंने नई कार लेकर आ रहा था एंड पुलिस ने मुझे स्टॉप कर दिया
अच्छा। मोटरवे, बिकॉज मैंने सोचा मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, तो हाँ। मेरे उस पर फुल इंश्योरेंस है। हाँ। एंड नहीं, एक्चुअली मैं उस पर सेकंड ड्राइवर हूँ, मेरी वाइफ की फुली कम है, एंड मैंने सोचा मेरी भी फुली कम है, मैं उस पे उसके हिसाब से मैं दूसरी गाड़ी चला सकता हूँ। आप दूसरी गाड़ी चला सकते हो, लेकिन वो भी इंश्योर्ड होनी चाहिए। अच्छा, फिर? तो लेकिन जब मैंने गाड़ी लिया तो उसने मुझे, जिसने मुझे गाड़ी सेल किया, उसने मुझे बोला ये गाड़ी इंश्योर्ड है, मैंने फुल पैसा दिया हुआ है, लेकिन उसने मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। लेकिन पुलिस ने मुझे मोटरवे पे स्टॉप कर लिया। उन्होंने फाइंड आउट किया भाई ये गाड़ी, मेरा उस गाड़ी पर इंश्योरेंस नहीं है, तो हाँ। उन्होंने मुझे कोर्ट में बुलाया है, तो बोला है नो क्लेम, नो तो इंश्योरेंस जी मुझ पे किया हुआ है। जी। तो अगर मैं कोर्ट पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा लाइसेंस अभी टू ईयर के अंदर है, अगर मुझे 6 पॉइंट मिलेंगे तो मेरा लाइसेंस चला जाएगा, अगर मेरा लाइसेंस चला गया मेरा घर चला जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी। अच्छा। तो अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे किस हिसाब से गल करनी चाहिए सर? ओके, चलो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे एक बात कहता चलूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए सुन के। ड्राइविंग के लिए एक चीज़ याद रखो, अगर आप सोचते हो कि जी मैं निकलूंगा चुपके से, बड़े आराम आराम से चलाऊंगा, मेरी इंश्योरेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, खैर है, किसी को पता नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल आराम से जाऊंगा, आराम से आ जाऊंगा, अगर तो बड़ी किस्मत होगी तो शायद कोई वाकई मसला ना हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, उनको पता कैसे चलता है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं? कभी सोचा कितने लोग पकड़े जाते हैं कि इंश्योरेंस नहीं है और बस एकदम से ही रोक लिया जी? वो एकदम से नहीं रोका जाता, वो एक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है। जगह जगह आप लंदन में जहां कहीं से गुजरते हो या कहीं बाहर भी हो, जहां कहीं से आप गुजरते हो या कहीं पुलिस की गाड़ी आ रही हो, पुलिस की गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी कैमरास लगे होते हैं, कई गाड़ियों के अंदर, हर एक के अंदर नहीं, कई गाड़ियों के अंदर कैमरास लगे होते हैं। वो आपकी नंबर प्लेट देख के ऑटोमेटिकली एक मैसेज सेंड करते हैं डीवीएलए को, या डीवीएलए को या इंश्योरेंस का जो उनका डेटाबेस है वहां से, और वहां से उनको फौरन पता लग जाता है कि गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं है। इस तरह से वो आपको पकड़ते हैं। सो अभी भी जो लोग ये सोच के गाड़ी चलाते हैं कि मैं ना पकड़ा गया तो खैर है, इंश्योरेंस ना भी हो तो गुजारा हो जाएगा, या मैं इधर से उधर तक ही तो जा रहा हूं, कोई मसला नहीं है, नहीं। आपको कहीं पे भी अगर पुलिस की गाड़ी आ जाती है या किसी कैमरे की तरफ से आप गुजरते हो, खासतौर पे लंदन सिटी के अंदर बहुत कैमरे ऐसे लगे हुए हैं जहां पे वो आपकी गाड़ी को फौरन रिकग्नाइज कर लेते हैं नंबर प्लेट से कि इसकी इंश्योरेंस है कि नहीं, और वो फिर आपको पकड़ सकते हैं आगे। सो एक तो ये चीज़ याद रखें कि ये ऑटोमेटिकली आप पकड़े जा सकते हो, सो इंश्योरेंस से बगैर चलाने की कोई सेंस नहीं बनती। दूसरी चीज़, अभी जो आपने बात की कि जी मेरे पास एक और गाड़ी है जहां पे फुली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है गाड़ी की, मैं उसके ऊपर नेम ड्राइवर भी हूं, मेरी भी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, अब मैं दूसरी गाड़ी लेके निकल रहा हूं, सो मैं उसको, मेरे ऊपर मेरी इंश्योरेंस कहती है कि मैं और किसी की गाड़ी ड्राइव कर सकता हूं, वो बिल्कुल ठीक है, आप किसी और की गाड़ी को चला सकते हो, प्रोवाइडेड उस गाड़ी की कम से कम अपनी इंश्योरेंस जरूर है। अगर गाड़ी इंश्योर्ड ही नहीं है और आप चला रहे हो और आप इस गाड़ी पे छोड़ो तो आप उस पर कवर नहीं कर सकते। अब आपके सवाल में क्या मसला आ रहा है, आप जब कोर्ट में जाते हो आप कहते हो जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गलत है, मैं तो इसलिए चला रहा था क्योंकि मैंने समझा कि मैं उस पर कवर्ड हूं। ये आप अपनी जो आखिर में एक वो तकरीर करोगे ना जिसके अंदर आपके जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये उसके अंदर आप ये कह सकते हो चीज़। मेरे नज़दीक आपको जो करना चाहिए वो ये है कि आप जाके गिल्टी कर दो, क्योंकि आप तो गिल्टी हो। फैक्ट इज कि आप जब उस गाड़ी को चला रहे थे उस गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं थी। फैक्ट इज कि आपने उस गाड़ी के ऊपर अलहदा इंश्योरेंस नहीं करवाई। सो आप किस बात से जाके कोर्ट में लड़ोगे कि नहीं जी मैं तो इसको जीतने को तैयार हूं, मैं तो नॉट गिल्टी हूं? गिल्टी तो आप हो, यानी एक फैक्चुअली गलत काम हुआ है। अब वो आपकी मर्जी से हुआ कि नहीं हुआ, इसके ऊपर आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में बात करो। आपने कहा कि जी मेरा लाइसेंस अंडर 2 इयर्स है, अगर मुझे पॉइंट्स लगते हैं तो मेरा लाइसेंस रिवोक हो सकता है, लाइसेंस रिवोक होता है तो मेरा घर भी चला जाएगा, मेरा जॉब भी चला जाएगा, मुझे कितनी मुश्किल पड़ेगी। यही तो होते हैं जिनको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में लेकर आना होता है। अब हम जब कोर्ट में जाते हैं, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जाते हैं, अक्सर मामलों के अंदर आपकी तरह की सिचुएशन होती है कि बंदे ने कुछ गलत किया होता है। अब एक बंदा जाके बेवकूफ़ों की तरह वहां जाके बहस करता रहे, कोर्ट का टाइम वेस्ट करता रहे, बाकी सारे सिस्टम का टाइम वेस्ट करता रहे, तो कोई जज उसको अच्छा नहीं मानेगा। अच्छी बात क्या होती है, अगर आपको पता कि आपने कुछ गलत किया है, बजाय इससे कि आप उस पर टाइम वेस्ट करो, उस पर फौरन जाके कहो हाँ जी अब मुझे समझ आई कि मैंने गलत किया, उस वक्त नहीं मुझे पता था लेकिन मुझे समझ आती कि मैंने गलत किया, इसलिए कोर्ट का टाइम बचाने के लिए मैं गिल्टी करता हूं, मैं गिल्टी प्ली करता हूं। अब आपने मुझे सजा देनी है कि सेंटेंसिंग क्या होनी चाहिए। अब ये याद रखें कि अगर आपने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया या मेरा लाइसेंस रिवोक हो गया तो मैं काम नहीं कर सकूंगा, अगर मैं काम नहीं कर सकूंगा तो मैं मॉर्गेज नहीं दे सकूंगा, मॉर्गेज नहीं दे सकूंगा तो मेरा घर जाएगा, मेरे बीवी बच्चे सफर करेंगे, मेरी फैमिली सफर करेगी। क्या ये सारा कुछ करना जरूरी है, जबकि मैं इंटेंड भी नहीं करता था कि ऐसा कुछ हो कि मैं इंश्योरेंस से बगैर गाड़ी चलाऊं? मैं तो अपनी तरफ से सही कर रहा था,
मुझे पूरा पूरा पता है गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए, मुझे पूरा पूरा पता है कि मैंने इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, मैं ये सोच के चला रहा था कि मेरी इंश्योरेंस है, इसीलिए मैं मारा गया। लेकिन अब मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, सही से बता रहा हूं। अगर तो आपने इस तरह से किया तो आपको बहुत कम सजा मिलेगी। अगर आपने जाके वहां पे अखड़पना दिखाया कि नहीं जी मैं इसी बात पे आर्ग्यू करूंगा, मेरा क्या कसूर है, मैं तो ये समझा था, मैं तो वो समझा था, आपको गिल्टी भी करेंगे, आपको सजा भी ज्यादा मिलेगी और हो सकता है आपका ड्राइवर्स लाइसेंस भी रिवोक कर दिया जाए। इसलिए माय सजेशन, फौरन जाके गिल्टी प्ली करो और उनको जाके अपने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में सारी बात खुल के बताओ कि आप जेन्युइनली एक गलती से ये ऑफेंस कर बैठे हो, आपकी इंटेंशन नहीं थी और आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। प्लस ये कि अगर आपको बहुत हार्श सजा दी जाती है, यानी आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है, तो आपके पूरे फैमिली के सर्कमस्टांसेस पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये सब कुछ होता है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में। अब ये जाके वहां पे अच्छी तरह बोलना या ऐसा वकील अपना लेके जाना जो जाके सही तरह से बहस कर सके आपके लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक सर जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। सर अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपका ये प्रोग्राम जो है, सब जो अजीबो गरीब वकील नहीं होते उनको अगर दिखाता तो मैं आज इतनी प्रॉब्लम ना होती। हाय ओह चले सर। और मैं भी एक अजीबो गरीब वकील के पास फंस चुका हूँ। और अच्छा। लास्ट टाइम सर मैंने आपको कॉल की थी और मैंने लीव टू रिमेन डाली अपनी बच्ची के बिहेव पे, और पार्टनर मेरी इंग्लिश ब्रिटिश है और बच्ची मेरी 8 मंथ की है। FLR ऑब्लिगेशन रिफ्यूज हो गई, फिर उसके बाद PAP लेटर रिफ्यूज उन्होंने किया। जुडिशियल रिव्यू डालने से पहले मैंने आपको कॉल की थी तो आपने ये बात ऑलरेडी वो पहले भी मेंशन की है कि अगर वो पाकिस्तान में जाकर रहो तो हमने उनको बताना है कि वो क्यों नहीं रह सकते जी। जब मैं वो विटनेस स्टेटमेंट रेडी की तो उसमें कोई ऐसी चीज उसने मेंशन नहीं की थी। आपसे मैंने बात करने के बाद उसको मैंने फिर ये बताया कि ये चीज आपने मेंशन नहीं की। तो क्योंकि मेरी जो बेटी है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन रजिस्टर पे है, तो सारे एविडेंस मैंने उनको वकील को अपने दिए हुए हैं। मेरे सोशल वर्कर के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी बच्ची की सोलिसिटर है उसके डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मेरी वाइफ को जो है वो डिसेबिलिटी है उसके डॉक्यूमेंट, डिसेबिलिटी टीम में डॉक्यूमेंट दिया था। अभी सर लास्ट रिसेंटली 4 दिन पहले मुझे T-SOR की तरफ से लेटर वो वकील ने मुझे दिए हैं, जुडिशियल रिव्यू एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस, और इन्होंने कंसेंट ऑर्डर का कहा हुआ है इसमें। तो उन्होंने कहा है कि जी आप कंसेंट ऑर्डर हमें साइन करके दें, जो कि मेरा वकील कह रहा है कि जी मैं वही करूंगा, जो उनको साइन करके दूंगा। और नीचे वही आप वाली बात है कि उन्होंने नो ऑर्डर टू कॉस्ट लिखा हुआ है, जो वकील ने मेरे कहा है मैं कॉस्ट के लिए भी वो अप्लाई करूंगा उनको। गुड। लेकिन सर जी अब मुझे ये नहीं पता कि अभी वो कॉस्ट कितनी वो पे करेगा और कितनी वो ले सकता है, वो उसको देंगे कि नहीं देंगे, एक चीज भी है। सर देखिए जी बताएं। कंसेंट ऑर्डर के बाद मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि अभी कितनी चांसेस हैं, कुछ होप है कि इंशाल्लाह ऑल इज वेल। ओके चलो मैं बताता हूँ। अब आप वो उस पॉइंट पे आ गया कि आप कहते हैं बस तसल्ली भी दे दो आखिर में। चलो मैं तसल्ली दे देता हूँ सर, ऑल इज वेल। आपकी बच्ची है यहाँ पे, आपकी वाइफ है, शी इज इंग्लिश, वो वापस वहाँ पे आपके साथ नहीं जा सकती, बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन रजिस्टर पे, ऑल दोज थिंग्स, सोशल सर्विसेज के लेटर्स हैं, डिसेबिलिटी के लेटर्स हैं, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो इस चीज़ को पॉइंट करती है कि आपका लाइफ यहाँ से निकल के कहीं और चलानी मुश्किल होगी। ये आपके वो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं जिनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स बनती हैं। ठीक, अच्छा किया कि आपने सारे पेपर्स अपने वकील को दे दिए। मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी वजह से उन्होंने कंसेंट ऑर्डर साइन करने की आपको बात की है। अब कंसेंट ऑर्डर के अंदर आपने कॉस्ट का सवाल पूछा मुझसे। कॉस्ट के अंदर होता है, वहां पे ये पूछा जाता है कि जी पहले तो वो लिख देते हैं कि जी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, फिर आप उनसे कहते हैं कि नहीं जी हमारे क्लाइंट की रीजनेबल कॉस्ट आपको पे करनी चाहिए, फिर वो आगे से कहते हैं कि ऑल राइट हम रीजनेबल कॉस्ट पे करने को तैयार हैं, विच विल बी असेस्ड इफ नॉट अग्रीड। अब असेस्ड इफ नॉट अग्रीड का मतलब ये होता है कि अगर तो आपने आपस में डिसाइड कर लिया कि जी ये होना चाहिए, आप कहते हैं कि जी मुझे 500 मिलना चाहिए या मुझे 1500 मिलना चाहिए या मुझे 2500 मिलना चाहिए, जो भी आपने उनके साथ अग्री कर लिया, अगर तो वो अग्री करते हैं कि हाँ हम इतने देने को तैयार है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर वो अग्री नहीं करते तो दूसरी चीज पर ये होती है कि आप कहते हो कि अच्छा चलो अब इसको असेस किया जाए, फिर आप एक कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं जहां पे आप कोर्ट में कहते हैं कि जी ये सारा काम इसके ऊपर हुआ है, इसको आप असेसमेंट करें कि कितने कॉस्ट बनती है, वो कॉस्ट आप इनसे कहें कि हमें पे करें। वो भी चीज एक हो सकती है। मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स के साथ क्या करता हूं, जो मेरे क्लाइंट ने जुडिशियल रिव्यू के लिए मुझे पे किया होता है, मैं वही कॉस्ट वहां पे डालता हूं कि जी ये पैसे थे इनके जो इन्होंने मुझे पे किए हैं जुडिशियल रिव्यू करने के लिए। अगर आप इनकी कॉस्ट हमें वापस करने को तैयार है, फैंटास्टिक।
अक्सर वो वहां पे मान जाते हैं, क्लाइंट को उसके पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं, मुझे भी अपनी फीस पहले मिल चुकी हुई क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया उसके ऊपर। सब कुछ ठीक होता है। ये तो कॉस्ट वाली बात होगी। दूसरी स्टेज वही बात, ऑल इज वेल इन द सेंस कि आपके ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे मुझे समझ आती है कि आपका काम होना चाहिए, बट इन केस कोई इंसान का बच्चा नहीं, कोई और गधा ही देखता है होम ऑफिस में बैठ के आपकी एप्लीकेशन को, तो वो उसको फिर भी रिफ्यूज कर सकता है एक स्टैंडर्ड लेटर के ऊपर, और वो स्टैंडर्ड लेटर आपको आ जाएगा और उसके अंदर क्योंकि आपने ये चीज की है, जुडिशियल रिव्यू किया है, मोस्ट प्रोबेबली आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। अगर आपको अपील का राइट मिलता है, प्रॉपर वकील के थ्रू जाइएगा, कोर्ट में जाइएगा, जज के सामने जाके अपना केस आर्ग्यू करें, जहां पे बच्ची का, वाइफ का, डिसेबिलिटी का, प्रोटेक्शन का हर फैक्टर लेकर आना है बीच में, फिर कल्चरल इश्यूज लेकर आने हैं, कल्चरल डिफरेंसेस लेकर आने हैं, लैंग्वेज डिफिकल्टीज लेकर आनी है, वो सारा कुछ डाल के, लेंथ ऑफ रेजिडेंस डाल के, उसके बेस पे फिर आपने अपील को आर्ग्यू करना है और वहां पे आपकी अपील सक्सेसफुल होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर आप इसको सही तरह फाइट करेंगे तो इट शुड बी सक्सेसफुल। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। हाँ जी अली भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच। वजीर आजम को ढूंढना बहुत आसान है, आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो इसीलिए कि मैं हर जगह फुदक रहा होता हूँ काम के सिलसिले में। 4 ऑफिस है माशाल्लाह, इल्फर्ड में है, फिंचली में है, मैनचेस्टर में है, साउथ हॉल में है, 4 ऑफिस और 5 वर्किंग डेज होते हैं। सो आप अंदाजा कर लें कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कवर करना होता है सारा। जी बताइए। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे आमीन। और जिंदगी तंदुरुस्ती भी दे। आमीन। हाँ जी जी। दिन चुगनी और रात दुगनी हो। मेरा एक सवाल है कि क्या कोई एमएनएसटी ओपन होने वाली है कि नहीं? अच्छा, और दूसरा ये है कि अगर इधर नियरली 3 साल हो जाए असाइलम किए हुए, अगर केस रिफ्यूज हो जाए और बच्चे पढ़ रहे हो, सब कुछ इधर सोशल भी कर रहे हो, वॉलंटियर भी सब कुछ कर रहे हो, तो क्या अगर उनका केस रिफ्यूज हो जाता है तो क्या उनको अपील भी मिलती है? तो उनको पीछे वापस भेजने के चांसेस तो नहीं होते? चले मैं आपको जवाब देता हूँ। बड़े इनोसेंट से सवाल है आपके दोनों। एक सवाल आपका है कि जी एमनेस्टी आ रही है कि नहीं, दूसरा सवाल आपका है कि जी अगर यहाँ पे रहते हुए आपको 3 साल हो गए असाइलम किए हुए और आपने सब कुछ रिफ्यूज हो चुका है तो क्या निकलने के चांसेस तो नहीं है। दोनों सवालों का जवाब आपको पसंद शायद ना आए। जो दूसरा सवाल है आपका कि जी बच्चों के साथ रहते हुए 3 साल हो गए, असाइलम किए हुए यहाँ पे 3 साल हो गए, रिफ्यूज हुए भी टाइम हो गया है। असाइलम कर देने से और उसको रिफ्यूज होने के बाद 3 साल गुजर जाने से उसका ये मतलब नहीं कि आपको स्टेटस मिल जाएगा उसके ऊपर। उसका मतलब ये कि आपको केस रिफ्यूज हुआ है। अगर आप कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं करते, कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस नहीं करते या कोई फ्रेश क्लेम नहीं करते तो आपका वो मामला चलना मुश्किल है और उसके ऊपर किसी भी वक्त वो आपको कह सकते हैं कि अच्छा जी आप खुद वापस चले जाइए। अगर नहीं जाते तो फिर एक फैमिली रिटर्न्स कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें फिर आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। सो ये तो चीज़ है कि आपको निकालना चाहें तो फिर भी निकाल सकते हैं अगर आपका असाइलम रिफ्यूज हो चुका हुआ है तो। अगर असाइलम रिफ्यूज होता है कुछ ना कुछ आगे करते जाइए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि खाली बैठे रहने से, आंखें बंद करके, दरवाजे बंद करके बैठे रहने से कुछ मिलेगा मेरा नहीं ख्याल। आप कुछ ना कुछ करेंगे। अगर कुछ एप्लीकेशन आपने नहीं डाली हुई तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार तो किसी चीज़ का करें तब जब कुछ पेंडिंग तो हो। पहले एप्लीकेशन डालिए, नजर आए कुछ कि आपकी केस में कुछ जान है, बिल्डअप करें उस जान को, उसके बाद फिर जाके कहीं आपको कुछ स्टेटस मिलेगा। जब तक वो करेंगे ही नहीं आपको स्टेटस कैसे मिल जाएगा? ये तो आपका वो असाइलम वाले पॉइंट का जवाब हो गया। अब जो आपका सवाल था कोई एमनेस्टी आ रही है कि नहीं, नंबर 1 मैं उन वो लोगों में से नहीं कि जिसको गवर्नमेंट ने कोई एमनेस्टी अनाउंस करनी तो पहले बताए। आई एम सॉरी, मुझे उसके बारे में पता नहीं होगा। नंबर 2, शायद कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हों कि जी उनको पता है कि एमनेस्टी आ रही है। किस तरह पता है मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ यही कह सकता हूं ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस की बात होती है। मैं खुद एक टाइम तक कहता आ रहा था कि जी अगर आप यूके की इमिग्रेशन हिस्ट्री देखें तो हमेशा 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, कोई एक नरमी आती है, क्योंकि पीछे इतना वो रबिश, इतना गंद उन्होंने जमा कर लिया होता है कि उसको किसी ना किसी तरह से उन्होंने ठीक करना होता है। वो लोग जो आ चुके होते हैं यहाँ पे, जिनका कोई इमिग्रेशन स्टेटस नहीं होता, उनको कुछ करने के लिए इनको कोई ना कोई पॉलिसी निकालनी पड़ती है। ये मैं अभी से कुछ अर्सा पहले तक कहता आ रहा था। अब क्या हो रहा है जी, अभी इस वक्त कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट है। कंजर्वेटिव्स खैर कहते हैं वो कि जी एक लिबरल डेमोक्रेट्स भी हैं साथ बीच में, लेकिन मैं इसको कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट ही कहता हूँ। कंजर्वेटिव्स इस चीज़ से बड़े खुश हैं कि उन्होंने इमिग्रेशन की बेड़ा गर्क कर छोड़ा।
इमिग्रेशन के ऊपर सख्ती, इमिग्रेशन के ऊपर बिल्कुल ताला लगा के उन्होंने हर चीज़ को बंद किया हुआ। सो वो इस चीज़ से बड़े खुश हैं। और अगर आप जनरल कंसेंसस देखें, जनरली आमतौर पे जो कोई भी सुनता है इसके बारे में वो खुश होता है, जो यहाँ के लोकल्स हैं। अब वो जब इस चीज़ पे खुश होते हैं, जो गवर्नमेंट है अगर वो इस वक्त अनाउंस कर दे कि जी हम एक्चुअली एक एमनेस्टी अनाउंस कर रहे हैं जहां पे जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम सबको स्टेटस देने को तैयार हैं, आपके ख्याल में क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि इन अखबारों में, ये न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, बीबीसी के ऊपर, ITV के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई अच्छी चीज़ आएगी, कोई मुस्बत बात आएगी, जिससे क्या होगा, इस गवर्नमेंट को छितर मारे जाएंगे और निकाल दिया जाएगा यहाँ से। और ऑब्वियसली उनका नए इलेक्शंस के अंदर सामना करना और उसमें कामयाबी लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब क्या है? मेरी नज़र में इस वक्त कोई एमनेस्टी नहीं आनी। मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त ये कदम उठाने को तैयार है कि वो कहें कि जी हम सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को एमनेस्टी देने को तैयार हैं। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन। हाँ, क्या चीज़ हो सकती है? इमिग्रेशन रूल्स के अंदर अगर आप कोई एप्लीकेशन करते हैं, आपकी एप्लीकेशन 100% पूरा उसको क्वालिफाई नहीं भी करती, लेकिन आपका केस ऐसा कुछ एक्सेप्शनैलिटी लेकर आता है तो उसके अंदर आपको डिस्क्रेशनरी लीव दी जा सकती है, उसके ऊपर फाइट करें। मेरा ख्याल है वो चीज़ करनी ज़्यादा बेहतर है, बजाय इससे कि आंखें बंद करके आप किसी एमनेस्टी का इंतजार करें। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, इसने इकोनॉमिक ग्रोथ की है, यहाँ पे इमिग्रेंट्स को बिल्कुल मार दिया है। इस गवर्नमेंट को दोबारा एक और टर्म मिल जाएगी। अगर इनको एक और टर्म मिल जाती है तो 5 साल और हैं यहाँ पे। अभी इनके यहाँ पे 1.5 साल 2 साल रहते हैं। 1.5 साल 2 साल के साथ अगले 5 साल डालें, मेरे नज़र में 6 साढ़े 6 साल इमिग्रेशन का भी कुछ नहीं होना यहाँ पे। अगर नहीं होना तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एमनेस्टी यहाँ पर आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आई एम सॉरी, मैं कुछ कई दफ़ा अपने ओपिनियन ज़्यादा कर जाता हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पे रोक देता हूँ। मुझे बताया जा रहा है जी प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है। मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अपने कुछ छोटे सवाल हों तो आप मुझसे ज़रूर ईमेल के ऊपर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दे सकता हूँ। इस हफ्ते का शेड्यूल क्या है? कल इंशाल्लाह ट्यूसडे को इल्फर्ड में यानी गैंडस्टर वाले ऑफिस में हैं। वेंसडे को इंशाल्लाह प्रॉब्ली फिंचली में होंगे। उसके बाद थर्सडे को साउथ हॉल ऑफिस में। साउथ हॉल बड़ा अच्छा चल रहा है। साउथ हॉल में जिन लोगों से मुलाकात होती है, मुझे पता है अभी हमारे बोर्ड शोर्ड नहीं लगे, लेकिन आपको पता चल ही जाता है कि हम कहाँ पर हैं। और फ्राइडे को इंशाल्लाह मैनचेस्टर में हूँ। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अच्छे लफ्ज़ों से याद कीजिएगा। अगले हफ्ते पे दोबारा मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।